हेलो बच्चों, STS एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता ग्रामश्री को पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ग्रामश्री कविता में ग्रामश्री का अर्थ है गांव की लक्ष्मी, गांव की संपन्नता। कवि इस कविता में भारतीय गांव की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। भारतीय ग्रामों में हरी भरी धरती, लहलहाती फसलें, फल फूलों से भरे पेड़, नदी तट की बालू आदि कवि को मुग्ध कर देती है। यही सब ग्रामश्री कविता में चित्रित किया गया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। पंत जी छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंत जी का देहावसान सन 1977 में हुआ। अब हम इस कविता का पहला काव्यांश पढ़ेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुद्र है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। उजली यानी चमकीली, हरित यानी हरा, रुधिर यानी खून, श्यामल भू यानी हरी भरी धरती, चिर निर्मल यानी एकदम स्वच्छ, फलक यानी पट या पहलू। अब हम अर्थ समझेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। यहाँ कवि गांव के खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। उस पर फैली धूप को देखकर लगता है जैसे चांदी की उजली जाली फैली हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हित हरित रुद्र है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि आगे कहते हैं कि हरे भरे घास के तिनकों के भीतर उनका रस द्रव भी हरा दिखाई पड़ रहा है। हरी धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे हरे हरे तन पर, हिल हरित, श्यामल भूतल, इसमें अनुप्रास अलंकार है, हरित रुधिर में विरोधाभास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है, साथ साथ रूपक अलंकार भी है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सुनही की सोने की, किंकिणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। वसुधा यानी धरती, सनई एक पौधा, किंकिणियाँ
बजने वाला आभूषण। अरहर और सनई के पौधे की फलियाँ पक जाने पर बजने लगती हैं, उन्हें ही किंकणी कहा गया है। शोभाशाली यानी सुंदर, भीनी हल्की मधुर, तैलाक्त गंध यानी तेल की सी गंध, तीसी एक पौधा जिसकी कलियां नीली होती हैं, या अलसी। अब हम भावार्थ समझेंगे। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की, किंकणियाँ हैं शोभाशाली। कवि कहते हैं कि गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। इन बालों में तीखे कांटे से होते हैं। उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है मानो धरती में रोमांच हो गया हो। अरहर सनई पक गई है, उनकी फलियां किंकड़ियों की भांति बजने लगी हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। कवि कहते हैं कि सरसों फूल गई है और वातावरण में भीनी तैलीय गंध फैल गई है। हरी धरती से झांकती अलसी की नीली कलियां नीलम सी लग रही हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं कि प्रकृति का मनोरम सुंदर चित्रण किया गया है। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकांत गे छंद है। सरल मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। रिलमिल यानी अच्छी तरह घुल मिलकर, संखियाँ शंख के से आकार की, छीमियाँ यानी सेम की फलियाँ, वृंत यानी पौधों के डंठल। अर्थ समझेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही संखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़े। कवि कहते हैं कि मटर में अनेक प्रकार के मिले जुले रंगों के फूल आए हैं और उन फूलों के बीच मटर के पौधे खड़े खड़े मानो हंस रहे हैं। सेम की फलियाँ मखमल की पेटियों के समान लटकी हैं, जैसे पेटियों में कुछ रत्न छिपे रहते हैं। ऐसे ही छीमियों के बीजों की लड़ियाँ छिपी हुई हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों की तितलियाँ सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं फूल ही उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिर रहे हों। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे फिरती है रंग रंग की में मानवीकरण अलंकार है, फूल गिरते हों फूल स्वयं में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गेय छंद है। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। रजत यानी चांदी, मंजरियाँ यानी फूलों के गुच्छे बौर, आम्रतरु
यानी आम का पेड़। ढाक यानी एक पेड़। दल यानी पत्ते। मतवाली यानी मस्त। मुकुलित होना यानी कलियां आना। अब हम अर्थ समझेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। कवि यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आम के पेड़ों में चांदी और सोने के रंग की मंजरियाँ आ गई हैं। ढाक और पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। कोयल मस्त होकर कूक रही है। महक कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि कहते हैं कि कटहल महकने लगे हैं और जामुन में कलियां आ गई हैं। जंगलों में छोटी कटीली बेर झूल रहे हैं। आड़ू नींबू और दाड़िम के पेड़ तथा आलू गोभी बैंगन मूली सब्जियों के पौधों में फूल आ गए हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गेय छंद है और उपमा अलंकार है। अब हम 5वां काव्यांश पढ़ेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमलों से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमय धनिया, लौकी ओसेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। अवली यानी छोटा आंवला। लह लह यानी लहकता झूमता हुआ। मह मह यानी सुगंध से महकता हुआ। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमलों से तरु की डाल जड़ी। इस काव्यांश में कवि वसंत में गांव के फलों और सब्जियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों में लगे अमरूद पीले व मीठे हो गए हैं। अमरूद पकने के कारण उनमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पेड़ों में लगे बेर पककर सुनहरे हो गए हैं और आंवली पेड़ की डाल में जड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। लहलह पालक महमय धनिया, लौकी ओसेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहते हैं कि खेत में पालक लहलहा रही है और धनिया महक रहा है। लौकी और सेम की बेल चारों ओर फैल गई है और टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं और मिर्च बड़ी थैली की तरह प्रतीत हो रही हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फैली फैली में अनुप्रास अलंकार है। गेय छंद है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार है। अब हम 6वां काव्यांश पढ़ेंगे। बालू के सीपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। रेती यानी बालू, सरपत यानी लंबी घास, सुरखाब यानी एक प्रकार का पक्षी, पुलिन यानी नदी तट, कलंगी यानी पक्षियों के सिर पर ऊंचा उठा भाग, तिरते हैं यानी तैरते हैं। अब हम अर्थ समझेंगे।
बालू के सीपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। कवि कहते हैं कि गंगा के तट पर रंग बिरंगी रेत फैली है। उस पर हवा से बनी लहरें सांपों सी लगती हैं। तट पर ऊंची घास छाई है। वहाँ तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। कवि कहते हैं कि पानी में खड़े कोई बगुले अपनी अंगुलियों से कलंगी को संवारते से प्रतीत होते हैं। पानी में सुरखाव तैरते हैं और तट पर मगर सोए हुए दिखाई देते हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे पुलिन पर में अनुप्रास अलंकार है, मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गेय छंद है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम 7वां काव्यांश पढ़ेंगे। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। हिम यानी सर्दी, आतप यानी धूप, अलसाए यानी आलस्य से भरे, अंधियाली यानी अंधेरा, निशी यानी रात, तारक स्वप्न यानी तारों के सपने, मरकत यानी पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य रत्न, नीलम यानी नीला रत्न, आच्छादन यानी ढका हुआ, निरुपम यानी जिसकी तुलना न हो सके, हिमांत यानी शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध यानी सुंदर, जनमन यानी लोगों का मन। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। कवि कहते हैं कि हंसमुख हरियाली में सर्दी और धूप दोनों ही अलसाए से सोए हैं। रात में ओस से अंधेरा भीगा हुआ सा लग रहा है और वे तारों के स्वप्नों में खोए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि कहते हैं कि गांव पन्ने की खुली डिबिया सा हरा भरा लगता है, जिसके ऊपर नीला आकाश नीलम की भांति छाया हुआ है। सर्दी के अंत यानी वसंत के प्रारंभ में वह सुंदर और शांत लगता है और अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर लेता है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहाँ पर वसंत के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गेय छंद है, साथ साथ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी ग्रामश्री कविता, जिसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपको कविता से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।